हेलो हाय नमस्ते जय हिंद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड के लिए हिंदी के 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। और दोस्तों इस बार क्वेश्चंस आने की संभावना है, उस तरीके के प्रश्न को करने वाले हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए हैं मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जितने क्वेश्चंस कराएं दोस्तों वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल के बेस्ड का, यानी कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे वह इसी टाइप इसी लेवल के सवाल आएंगे। तो इसी तरह के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो डेली आप सभी लोग शाम के 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं तो टोटल लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कह सकते हैं मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13। देखिए दोस्तों मात्राएं आखिरकार होती किसके, तो जो आप लोगों ने हिंदी का पहला चैप्टर है वर्ण, है ना। हिंदी का पहला चैप्टर जो है वह है वर्ण। वर्ण के अंतर्गत आपको 2 भाग में वर्ण को पढ़ना है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो जितने भी स्वर वर्ण है ना, उसकी सबकी एक सफिशिएंट मात्रा होती है, एक चिन्ह होता है, केवल अ को छोड़ करके। अ का कोई भी मात्रा नहीं होता। जैसे आ, अगर मान लिया जाए आ लिखते हो तो आ का मात्रा क्या होता है, 1 पाई होता है ना। अगर ए लिखते हो तो ए का एक ये वाला पाई होता है। इसी तरीके से टोटल मात्राएं कितनी होती है, 11 होती हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। आप लोग इस सवाल का आंसर देंगे। अपेक्षा का विशेषण रूप पूछता है दोस्तों, है ना, सापेक्ष, उपेक्ष, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो आप लोगों को इसका आंसर पता लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित होता है। ठीक है, अपेक्षा का मतलब अपेक्षित, ये विशेषण रूप है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कहता है वह कौन सा है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी कि हमेशा बहुवचन में इसी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपको एक वचन में बोला जाए, है ना, चाहे बहुवचन में। तो देखिए मेरे भाई, ये जो शब्द है ना, इसमें से देव, छात्र, नक्षत्र और प्राण, ये बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होने वाला है, वो है प्राण। तो ध्यान रखना है, प्राण को हमेशा, अगर एक प्राण हो चाहे 10 प्राण हो, इसको हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे छात्र का बहुवचन क्या हो जाता है, इसमें केवल गण को ऐड कर दिया जाता है ना। देव का देव लोग हो जाएंगे, है ना। नक्षत्र का नक्षत्रें हो जाएंगे। तो इस तरीके से विशेषण होता है, लेकिन प्राण का विशेषण प्राण ही होता है, सॉरी बहुवचन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार में कौन सी संधि है, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा, है ना। बहुत शानदार आप लोग का कमेंट आ रहा है, तो एक बार लाइक और शेयर कर देंगे इस सेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सदाचार का जो आंसर होगा सत्य जोड़ आचार, यानी कि व्यंजन संधि होगा। जब आप इसका विग्रह करोगे तो यहाँ पे हलंत आ जाएगा, यानी त वाला रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, त वाला रूल। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में यन संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में यन संधि है। तो यन संधि का मैंने आपको बता रखा है कि यन संधि में य को देखना है। ठीक है, यन संधि में य को देखना है, और जो यह है वह उसके आगे में अगर आधा वर्ण रहे तो आप डायरेक्टली यन संधि मार सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह है मगर इसके आधा वर्ण नहीं है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। देखिए ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अत्याचार देखिए, यह है और यह के बाद आधा त है, यानी सर क्लियर हो गया कि ये जो मेथड है पहचानने वाला, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करता है। ठीक है, और बाकी सब देख सकते हैं, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, राकेश, सूर्योदय, ये आपका गुण संधि का है। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, कहता है यथाशक्ति में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को डेली हमारे साथ शाम के 7 बजे आपको डेली लाइव हमारे साथ जुड़नी है। ठीक है, और हमारे इसी YouTube चैनल पे पर डे क्लासेस चलती हैं। आपको बीच बीच में क्लासेस मॉर्निंग में भी मिलेगी, जो कि अभी मॉर्निंग में मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे यथाशक्ति एक अव्ययी भाव समास है ना, जिसके आगे में आ लग जाए, ये भी आपका क्या हो जाए, जैसे आ जन्मा, है ना, अव्ययी भाव समास। अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आ जाए अ लगा हुआ केवल और केवल, जैसे अन्याय, है ना, यानी न्याय नहीं हुआ हो, यानी नकारात्मक सोच के बारे में बात करता हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या दोस्तों, निज समास, क्लियर रखना है, निज समास। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अनावश्यक में कौन सा समास है। देखिए पकड़िए आप लोग, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, निज समास। देखो अनावश्यक मतलब आवश्यक नहीं है, यानी आवश्यक नहीं, यानी नकारात्मक जा रहा है, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निज समास। क्लियर हो रहा है ना। कर्मधारय में सर आपका विशेष से और विशेषण दोनों होगा, यानी जैसे नीलकंठ, यानी कंठ की विशेषता बताई जा रही है ना। जैसे कमल नयन, यानी आँख की विशेषता कमल से बताया जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको कर्मधारय के अकॉर्डिंग दिखेगी। अगला सवाल देखिए, तो जैसे जैसे सवाल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको हर एक चीज़ आपको क्लियर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंधकार का विलोम क्या होगा। अंधकार का विलोम क्या होगा, भूलोक, आलोक, प्रकाश, प्रलोक। देखो अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, इसका उल्टा बात करना, विलोम विपरार्थक शब्द बात करना, यानी कि प्रकाश सर, है ना। लोक का उल्टा क्या होगा, देखो इसका अगर विलोम शब्द बात करें परलोक का, तो लोक हो जाएगा, लोक का परलोक होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, ये देखिए पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आदर्श का पर्यायवाची शब्द है संतरास, प्रतिमान, तात्पर्य, कामना। तो देखिए इसका आंसर हर एक विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिमान। क्लियर है, प्रतिमान यानी आदर्श शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, प्रतिमान होगा। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है अकल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है, दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। देखो अकल का अंधा होना यानी उसके पास दिमाग ही नहीं है सर, क्लियर रखिए, उनके पास दिमाग ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख होना। मूर्ख के पास भी दिमाग नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग टिक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अकल से तेज होना मतलब चालाक होना, दृष्टिहीन का मतलब उसके पास सर रोशनी ही नहीं है। अगला सवाल थोड़ा सा साहित्य लेवल से है। करवक कितनी रचना है, करवक कितनी रचना है, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, केशव। देखो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, करवक जो है, ठीक है, याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम जायसी है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया, ठीक है, इनके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होगा ना, शॉर्ट्स दिए हुए रहेंगे, जायसी लिख के लेंगे, ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, बाहर की आवाज़ पे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना है। देखो भाई ये सवाल आपको मैंने बहुत बार करवाया और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह मिला है 2, ठीक है। पहला याद रखेंगे उर्वशी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रचना है। यह किन की रचना, ये भी सवाल है, यह किन की रचना, ये भी सवाल पूछ देता है, तो रामधारी की है ना, किन की, रामधारी की है। उर्फ में इनको दिनकर भी कहा जाता है, क्लियर रखिए। एक चिदम्बरा है, ठीक है, चिदम्बरा, ठीक है, रचना है जिस पे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाकी जो देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है वह किस काल के कवि माने जाते हैं, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। हाँ जी, तो इसका आंसर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, भूषण जो है वह रीतिकाल के कवि माने जाते हैं और इसका आंसर रीतिकाल ही होगा, ठीक है। तो साहित्य से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हिंदी का है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ज्ञात का विलोम शब्द क्या है। अनजान, अज्ञात, नासमझ, विज्ञात। ज्ञात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो इजी सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। देखो बहुत अच्छे से सवाल को पढ़ना, क्योंकि ये सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं ऑप्शन देख करके। हार मानना, हार मनाना, अभिवादन करना, लज्जित होना। घुटने टेकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको बताना है, आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार मानना। घुटने टेकना मतलब पहले के लोग क्या होता है, देखना पहले में आप लोग राजा महाराजा क्या होते हैं, जब हार जाते थे तो घुटने टेक देते थे, यानी कि वो हार जाते थे सर कि अब हमसे युद्ध नहीं होगा, अब आपका ये राज्य रहा। तो इस तरीके से हार मानना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है समाज का विशेषण क्या होगा। समाज का विशेषण क्या होगा, तो ये तो सर ऑप्शन आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज का क्या विशेषण होगा, सामाजिक होगा, न कि सामाजिक, सामाजिक होगा। क्लियर रखिए इस सवाल को, विजन क्लियर रखिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आपके सेट करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो तुलसीदास जो है मेरे भाई वह भक्ति काल के कवि हैं और ये निर्गुण धारा के कवि हैं। ध्यान रखना, कभी कभी धारा भी पूछ देता है किस निर्गुण धारा, तो निर्गुण धारा भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपे से बाहर न होना। क्लियर है, ये सवाल में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा गया है तो मैं सही कर दे रहा हूँ। आपे से बाहर न होना मुहावरे का अर्थ क्या है, घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। आपे से बाहर न होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित है, इसे चलते हुए क्रोध से बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्रोध से बाहर नहीं हो रहा है। क्लियर है। ये सवाल आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं नामवर सी, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। तो ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आपका 12th का हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 12th का जितना भी टॉपिक है आपको उसको मेंशन कर लेना है आपके हिंदी वाले सेक्शन में। ठीक है, जितने भी लेखक का नाम है, जितने भी रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी। बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत किसके लिखा था, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। अगला और लास्ट सवाल है आपका एग्ज़ाम का, कहता है यहाँ पे सूर सागर के कवि हैं। भाई इसका तो ऐसे ही क्लियर हो रहा है ऑप्शन देख करके ही। सूर सागर के कवि कौन है, सूरदास। देखो सूरदास के द्वारा जितना भी रचना है उनके आगे में सूर लगा हुआ है, तो आपको इनके रचना में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी कबीरदास के रचना में हो सकता है ना, दिनकर जी के और रचना को, महादेवी वर्मा के, प्रेमचंद के, ये सबको आपको ध्यान रखने होंगे। तो हर एक रचना मैं क्लियर करूँगा आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। बाकी फिर आप लोग शाम के 7 बजे जुड़े हमारे साथ लाइव, वहाँ पे भी आपकी क्लासेस पर डे कराई जा रही है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।